नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप दर्शकों के अनुरोध पर मैंने आज एक जमाबंदी पर वीडियो बनाया है कि किन किन स्रोतों से प्राप्त संपत्ति पर आप अपने ज़मीन का जमाबंदी करवा सकते हैं और जमाबंदी करवाने का एक निश्चित समय सीमा क्या है। तो दोस्तों, आइए अब हम जमाबंदी के स्रोतों के बारे में पता लगाएं। दोस्तों, जब आप किसी भी स्रोत से ज़मीन प्राप्त करते हैं या ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त करते हैं तो आपको जाकर के अंचल कार्यालय में या तहसीलदार के कार्यालय में दाखिल खारिज या जमाबंदी कराना पड़ता है। जब तक आप जमाबंदी नहीं करवाएंगे तब तक आप अपने ज़मीन के पूर्ण मालिक नहीं हो सकते। यानी ज़मीन आपको प्राप्त हुआ चाहे वो किसी भी माध्यम से हो और उसके बाद जमाबंदी हो गई तो आप ज़मीन के संपूर्ण मालिक हो गए। दोस्तों, तो आइए अब हम पहले चर्चा करते हैं कि किन किन स्रोतों से प्राप्त संपत्ति पर या किन किन स्रोतों से प्राप्त भूमि पर आप अपना दाखिल खारिज करवा सकते हैं। पहला स्रोत है दोस्तों केवाला, सेल डीड, विक्रय पत्र। आपने किसी से पैसा देकर कोई ज़मीन खरीद किया, उससे आपने केवाला प्रपत्र प्राप्त किया जिसे आप सेल डीड भी कहते हैं। दोस्तों, यह केवाला के माध्यम से भी आप ज़मीन खरीद कर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों दान पत्र के द्वारा भी आप ज़मीन प्राप्त कर सकते हैं। या तीसरा किन्हीं किन्हीं को दोस्तों वसीयत के माध्यम से भी ज़मीन प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, चौथा है दोस्तों पैतृक संपत्ति में बंटवारा से भी आप ज़मीन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवा है दोस्तों भूदान या बंदोबस्ती से भी आपको ज़मीन मिलता है। दोस्तों, सरकार भी भूदान या बंदोबस्ती से गरीबों को ज़मीन दान देती रहती है या सेटलमेंट करती रहती है। उन लोगों का भी दाखिल खारिज कराना अनिवार्य है। दोस्तों, छठा है दोस्तों न्यायालय के द्वारा प्राप्त जजमेंट या डिग्री के आधार पर भी आप ज़मीन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जब विवाद चलता है तो न्यायालय में मुकदमा जाता है। न्यायालय में किसी एक पक्ष के पक्ष में डिग्री होती है, जजमेंट होता है, वह पक्ष भी दाखिल खारिज अपने भूमि पर, अपने जजमेंट के भूमि पर करवा सकता है। दोस्तों, और दोस्तों सातवां है बदलैन के द्वारा आप अपने ज़मीन का एक्सचेंज भी करते हैं। दोस्तों, अपने गुतिया नैया या समाज में आप अपने ज़मीन का बदलैन भी करते हैं। इसके द्वारा भी आप जो ज़मीन प्राप्त करते हैं तो बदलैन में प्राप्त की हुई भूमि पर भी आपको दाखिल खारिज या नामांतरण करवाना जरूरी है। दोस्तों, इसे ही हम म्यूटेशन कहते हैं। ऊपरी जितने भी स्रोत हैं, 7 स्रोत मैंने बताया, 7 स्रोत से प्राप्त भूमि का आप दाखिल खारिज या नामांतरण करवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ याद रखने की चीज़ है कि जैसे ही आप कोई केवाला लेते हैं या दान पत्र से भूमि प्राप्त करते हैं या वसीयत के प्रोवेट के बाद आपको भूमि प्राप्त होती है या अन्य किसी स्रोतों से भूमि प्राप्त होती है, तो जिस दिन आपको भूमि प्राप्त हुई, जिस दिन आपको ज़मीन प्राप्त हुआ, जिस दिन आपने ज़मीन खरीदा या दान से प्राप्त हुआ या कोर्ट के डिग्री से मिला, उस दिन से लेकर 90 दिन तक आपके पास समय सीमा है दाखिल खारिज करवा लेने का। यानी ज़मीन प्राप्ति के 90 दिन के अंदर आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज अंचल या सीओ के कार्यालय में करवा लें, उसके बाद लेट माना जाएगा। दोस्तों, अगर लेट हो गया, मान लीजिए किसी ने कारणवश लेट हो गया, आज आप केवाला खरीदे और 90 दिन तक आपने दाखिल खारिज नहीं कराई, तो उसके लिए आपको दोस्तों अपने आवेदन के साथ एक लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 का आवेदन देना होगा, जिसमें एक्सेस समय सीमा को माफ़ करने की प्रार्थना की जाएगी। दोस्तों, जैसे 90 दिन से ऊपर जितना समय गुजर गया उसे आप तहसीलदार कार्यालय या तहसीलदार से प्रार्थना करेंगे कि आप इसे कृपया माफ़ कर दें, या तो मुझे जानकारी नहीं थी या किसी भूल बस मैंने दाखिल खारिज समय सीमा यानी 90 दिन के अंदर नहीं करा सका। अब आइए दोस्तों चर्चा करें कि जब आप दाखिल खारिज कराने आप जब सर्किल ऑफिस में जाते हैं या तहसीलदार के ऑफिस में जाते हैं तो आपके पास कौन कौन से कागजात होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो एक आवेदन होना चाहिए जिस पर आप अपने खरीदे हुए या दान के प्राप्त भूमि से या कोर्ट से प्राप्त डिग्री का या बंटवारा से प्राप्त भूमि का या बदलैन से या भूदान या बंदोबस्ती से प्राप्त भूमि का दाखिल खारिज करवाने का निवेदन करते हैं अंचल कार्यालय से यानी सीओ से। दोस्तों, सर्किल ऑफिसर से उस आवेदन पत्र के साथ साथ अगर समय सीमा 90 दिन पार कर गई है तो एक लिमिटेशन का आवेदन देना साथ में ज़रूरी है। दोस्तों, अब आइए, ये 2 तो ज़रूरी कागजात है। दोस्तों, इसके साथ आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आपका जो अपना निवास प्रमाण पत्र है यह होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आपको केवाला का सर्टिफाई कॉपी होना चाहिए। अगर आपने ज़मीन केवाला से या दान पत्र से खरीदा है तो उसकी सर्टिफाई कॉपी के साथ साथ दान देने वाला या केवाला करने वाले के वंशावली का भी एक प्रमाण पत्र आप न्यायालय में साथ में जरूर दें। दोस्तों, वंशावली नहीं देंगे
तो बाद में चल के विवाद खड़ा हो जाएगा कि वह व्यक्ति दूसरे का संपत्ति दान दे दिया या दूसरे का संपत्ति बेच दिया। इससे बचने के लिए आप उसका वंशावली यानी बेचने वाले का या दान देने वाले का वंशावली जरूर दें दोस्तों। अगर दोस्तों आपको जमीन वसीयत से प्राप्त हुई है तो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद आप न्यायालय में यानी डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में जा कर के उसका प्रोवेट करवाते हैं दोस्तों। प्रोवेट हो जाने के बाद उस प्रोवेट की कॉपी, एक सर्टिफाइड कॉपी न्यायालय से निकालें और उसके साथ अपना आधार कार्ड, अपना दाखिल खारिज का आवेदन एक साथ संलग्न करके, या लिमिटेशन अगर 90 दिन बीत गया है तो लिमिटेशन के पिटीशन के साथ साथ सर्किल ऑफिस में आप जमा करें दोस्तों। अगर दोस्तों जमीन पैतृक संपत्ति से प्राप्त हुआ है यानी बंटवारा के माध्यम से, तो जो आपने घर में बैठ करके पंचनामा बंटवारा किया है उसकी एक कॉपी होना, साथ साथ आपके अपने वंश का वंशावली होना जरूरी है दोस्तों। वंशावली भी आप न्यायालय से बनवा करके, सर्किल ऑफिस से ही बनता है दोस्तों। पहले एफिडेविट करा के आपको सर्किल ऑफिस में देना होगा, वहाँ से वंशावली प्रमाण पत्र आपके परिवार का जारी हो जाएगा। वो वंशावली का प्रमाण पत्र भी दाखिल खारिज के साथ देना जरूरी है दोस्तों। अगर जमीन आपको भूदान या बंदोबस्ती से प्राप्त हुई है तो भूदान की कॉपी या बंदोबस्ती का परवाना अपने आवेदन पत्र के साथ जरूर लगाएं। अगर कोर्ट के जजमेंट के द्वारा आपको जमीन प्राप्त हुई है तो कोर्ट के जजमेंट का सर्टिफाइड कॉपी आप अपने दाखिल खारिज के आवेदन के साथ जरूर लगाएं दोस्तों। पहले मैं बता चुका हूं, इसके साथ आधार कार्ड, इसके साथ आपका निवास प्रमाण पत्र और आपकी वंशावली जरूरी है दोस्तों। जब आप दोस्तों ये आवेदन पत्र न्यायालय में इन कागजातों के साथ जमा कर देते हैं, यानी जिन स्रोतों से आप जमीन प्राप्त किए उस स्रोत का एक कॉपी, एक सर्टिफाइड कॉपी या मूल कॉपी के साथ आवेदन, या लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 का आवेदन आप जमा कर देते हैं जब सर्किल ऑफिस में, तो सीओ साहब जो हैं या तहसीलदार साहब जो हैं वो अपने पटवारी या जिसे आप कर्मचारी कहेंगे या दोस्तों सर्किल इंस्पेक्टर के माध्यम से आपके खरीदे हुए आपके प्राप्त जमीन पर इंक्वायरी करवाएंगे ताकि यह पता लग सके कि वह जमीन वर्तमान में आपके कब्जे में है या नहीं। दोस्तों दाखिल खारिज करने के लिए यह जरूरी है कि वर्तमान जमीन जो आपको प्राप्त हुआ है उस पर आपका दखल कब्जा होना ही चाहिए। अगर दखल कब्जा नहीं पाया गया तो निश्चित तौर पर मानिए आपके पक्ष में दाखिल खारिज नहीं होगा। दोस्तों दाखिल खारिज करने में विभिन्न तरह की त्रुटियां होती है, विभिन्न तरह के व्यवधान होते हैं। इस पर मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाकर अगले तिथि पर पोस्ट करूंगा। तत्काल के लिए आप इसी को समझें कि जमीन प्राप्ति के कितने स्रोत हैं और उन लोगों का दाखिल खारिज कराने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों जब आप अपने आवेदन के साथ इन दस्तावेजों को सर्किल ऑफिस में जमा करते हैं या तहसीलदार के ऑफिस में जमा करते हैं, वैसी परिस्थिति में तहसीलदार साहब आपके विरोधियों को या एक जनरल आम नोटिस निकाल देंगे, जिससे कि 15 दिन का समय दिया जाता है कि अगर किन्हीं व्यक्ति को इस दाखिल खारिज से किसी प्रकार की आपत्ति है तो अंचल कार्यालय में या तहसीलदार के कार्यालय में आकर अपना आपत्ति प्रस्तुत करें। दोस्तों अगर 15 दिन तक कोई आपत्ति नहीं आती है, सभी कागजातों को देखने के बाद वो पटवारी या जिसे आप कर्मचारी कहेंगे या सर्किल इंस्पेक्टर जो अंचल इंस्पेक्टर होते हैं दोस्तों, इन लोगों के रिपोर्ट देखने के बाद कि वर्तमान जमीन पर आपका भौतिक कब्जा है या नहीं, और अगर है तो आपके पक्ष में एक शुद्धि पत्र निर्गत किया जाता है। यह शुद्धि पत्र सर्किल ऑफिस के कार्यालय से निर्गत किया जाता है दोस्तों। इसी शुद्धि पत्र के आधार पर आपके नाम से दाखिल खारिज कर दिया जाता है। जैसे ही आपका आवेदन के ऊपर में शुद्धि पत्र जारी हो गया तो आपके आवेदन की स्वीकृति मिल गई। जैसे ही आवेदन की स्वीकृति मिली वैसे ही आपके नाम से दाखिल खारिज हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आप रेंट रिसीट भी कटवा सकते हैं और अपने ज़मीन पर स्थायी रूप से रह सकते हैं दोस्तों, वो आपका ज़मीन हो गया। इस प्रकार ये सारी प्रक्रियाएं हैं कि किन किन दस्तावेजों के आधार पर आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज कराने की प्रक्रिया क्या है, दाखिल खारिज का एक नियत समय क्या है। इसे बहुत सारे हमारे दर्शकों ने प्रश्न पूछा कि सर दाखिल खारिज कितने दिनों तक कराई जा सकती है। दोस्तों दाखिल खारिज जमीन प्राप्त होने के मात्र 90 दिन के अंदर कराई जाती है। अगर उससे आपको ज़्यादा समय लग गया या लेट हो गया तो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 के अंदर में एक आवेदन जरूर दें, ताकि आपका जो भी विलम्ब हुआ है, समय में जो भी विलम्ब हुआ है, लेट हुआ है, उसे तहसीलदार या सर्किल ऑफिसर क्षमा कर दें। तब दोस्तों पुराने मालिक का नाम जब आपके नाम पर दाखिल खारिज होता है तो जो पुराने मालिक हैं उस पर पहले से जमाबंदी में उनका नाम काट कर आपका नाम चढ़ा दिया जाता है। इसे हम रजिस्टर 2 कहते हैं दोस्तों। इसी रजिस्टर 2 पर पुराने मालिक का नाम पहले से होता है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कोई मालिक अंश जमीन बेचा
यानी उसके पास ज़मीन 1 बीघा है लेकिन वह 5 कट्ठा बेचा। वैसी परिस्थिति में दोस्तों वह जो रजिस्टर्ड 2 है उसके अंदर में जो 1 बीघा उसके नाम पर जमाबंदी है, उस जमाबंदी में से 5 कट्ठा काट कर आपके नाम पर चढ़ा दिया जाएगा और पुराने मालिक के नाम पर 15 कट्ठा ज़मीन ही रहेगा। दोस्तों इस प्रकार आप रसीद कटवा करके आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों दाखिल खारिज की प्रक्रिया सारी संपूर्ण हुई। अब दोस्तों विशेष अगले वीडियो में, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और संबंधियों को शेयर करें, ताकि जिन लोगों को भी यह परेशानी है कि कौन कौन से दस्तावेज दाखिल खारिज कराने में चाहिए, किन किन स्रोतों के आधार पर भूमि प्राप्त होती है, दाखिल खारिज कराने का नियत समय क्या है, वो इस वीडियो को देख करके अपने सारी प्रक्रियाओं को जान ले, ताकि अंचल कार्यालय में उन्हें दाखिल खारिज कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, विशेष अगले वीडियो में। नमस्कार।